एवरीवन, हम लोग बक्सर की युद्ध देख चुके थे और हम लोग देखने वाले थे कि बक्सर की युद्ध के कौन कौन से परिणाम हुए, इलाहाबाद की संधि क्या थी, इलाहाबाद की संधि में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम लोग को देखना है, उन बातों को समझना है। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इलाहाबाद की संधि। देखिए, जो बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 1765। देखिए, जब हेक्टर मनरो के सैन्य अध्यक्ष के रूप में हेक्टर मनरो को नियुक्त किया गया और हेक्टर मनरो ने जाकर जब बक्सर युद्ध जीता उसके बाद आया तो बात हुई 1765 की संधि। अब हुई कि इन लोगों से जो लोग हार चुके थे, जिसमें हमारे मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय जी थे, उसके बाद अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला थे और मीर कासिम भी था। लेकिन बात होती है इन लोगों से किस प्रकार की संधि की जाए। संधि तो एक ऐसी संधि होने वाली थी जो पूरा निर्णय करने वाली थी या भारत में अधिकार अंग्रेजों का होगा। लेकिन इस संधि के लिए क्लाइव को, वही क्लाइव है जिसकी अध्यक्षता में पहली लड़ाई प्लासी की युद्ध कंपनी जीती थी, ठीक है, उसी क्लाइव को फिर वापस बुलाया जाता है। भाई क्लाइव आप आओ और बताओ कि संधि में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु होनी चाहिए जो हम लोग के लिए सही है, जो कंपनी के लिए सही है। तो क्लाइव आता है, 1765 की बात है। 1765 में क्लाइव आता है और क्लाइव की अध्यक्षता में इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। देखिए, इलाहाबाद की संधि, इसमें महत्वपूर्ण बात समझते हैं हम लोग। एक तो हो गई, देखिए, कंपनी, ठीक है, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। जब कंपनी की अध्यक्षता में क्लाइव आता है, क्लाइव आता है, इलाहाबाद की संधि होती है, कुछ शर्त रखी जाती है। पहला, जो शाह आलम द्वितीय ने स्वीकार किया, क्लाइव की शर्त थी, जो कंपनी को, जो शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, स्वीकार करना ही था, युद्ध में हारे हुए थे। पहला बिंदु, बंगाल, कंपनी कहती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान का अधिकार, दीवान का वही अधिकार है कि एक तरफ हम लोग देखते हैं कि सूबेदार था, एक तरफ दीवानी अधिकार था, लेकिन ये दोनों अधिकार मुगल एक बंगाल के नवाब को मिल गया था। लेकिन कहता है कंपनी कि जो दीवानी अधिकार है, जो दीवान का अधिकार है, जो दीवान का अधिकार है, जो राजस्व पूंजी का अधिकार है, उसका जो मालिक होता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को हमें चाहिए। बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार, यहाँ का दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया, कंपनी को मिल गया, ठीक है। दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया। देखिए, जो ये कंपनी थी ना, जो कंपनी शाह आलम द्वितीय, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गए और कंपनी ने दूसरा शर्त रखा कि आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो राजस्व आएंगे, जो पूरे बंगाल प्रांत से जितने भी आमदनी होगी, जो राजस्व आएगा, वह शाह आलम द्वितीय मतलब मुगल सम्राट को नहीं दिया जाएगा, वह राजस्व मुगल सम्राट को नहीं दिया जाएगा। उस राजस्व का अधिकार नवाब को होगा, नवाब जो बंगाल का नवाब होगा, पूरा नवाब होगा, उसको अधिकार होगा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, उस टाइम जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु होती है। मीर जाफर जो मीर कासिम के सत्ता में आया था 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होती है। और मीर जाफर का एक नाबालिग पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र था, नजमुद्दौला। मीर जाफर का जो मीर जाफर का एक पुत्र था, नाबालिग पुत्र था, अल्पवयस्क था, नजमुद्दौला, उसको नवाब की गद्दी पर बैठाया गया कि यही नवाब है, ठीक है। और यह कठपुतली था क्योंकि यह अंग्रेजों के द्वारा ही बैठाया गया था। और अंग्रेजों ने शर्त रखी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार हमको मिलना चाहिए, और जो इससे राजस्व होगा, जो राजस्व हम लोग को प्राप्त होगा, राजस्व, वह मुगल सम्राट को नहीं दिया जाएगा। वो मुगल सम्राट को नहीं दिया जाएगा, केवल पेंशन के रूप में, पेंशन के रूप में 26 लाख कंपनी कहता है कि आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार हमको चाहिए, और इनको मिल भी जाता है। और इसके बाद उनका दूसरा दिन जो होता है, दूसरा पॉइंट होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जितनी संपत्ति आएंगे, जितने राजस्व आएगा, वह राजस्व हम आपको नहीं देंगे, वह राजस्व का अधिकार नवाब को होगा, नवाब को होगा। और नवाब तो इसका कठपुतली था, और उसका कहना था कि आपको, जो शाह आलम थे ना, आपको पेंशन के रूप में 26 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। बंगाल प्रांत से आपको 26 लाख रुपया साल में आपको मिलेगा पेंशन के रूप में, ठीक है। यह बात भी इनको स्वीकार करना था, ये तो भी स्वीकार कर लिए। अब क्या होता है, अब आता है सुजाउद्दौला के पास, क्योंकि सुजाउद्दौला थे तो ये सुजाउद्दौला अवध के नाम थे, ठीक है। तो इनको कहता है कि आपको 50 लाख रुपया युद्ध हार जाने के रूप में कंपनी को देना पड़ेगा। युद्ध हुआ भाई, युद्ध में पैसा खर्चा होता है, तो 50 लाख रुपया। युद्ध हार जाने के रूप में कंपनी को प्राप्त हुआ। युद्ध हार जाने के रूप में इनको 50 लाख रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में कंपनी को देना पड़ा। और इसके साथ साथ इन जो अवध के नवाब थे, जो लखनऊ के नवाब थे, इसके अंतर्गत इलाहाबाद, जो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद जो प्रांत था, इसने कहा जो इलाहाबाद प्रांत है, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद प्रांत को मुगल सम्राट को दे देना है। मुगल सम्राट को सौंपा जाए। मुगल सम्राट को सौंपा जाए। जो इलाहाबाद प्रांत है, इस इलाहाबाद प्रांत को मुगल सम्राट को सौंपा जाए। इस पर मुगल सम्राट का अधिकार है इलाहाबाद। और युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपया मुझे दिया जाए। ये कंपनी का शर्त थी। और क्लाइव के नेतृत्व में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि में सारी शर्तें रखी जाती है, और शाह आलम द्वितीय स्वीकार करते हैं सारी शर्तों को, ठीक है। बात होती है जो ये सुजाउद्दौला है, इसका जो क्षेत्र है, जो अवध प्रांत है, सुजाउद्दौला जो अवध प्रांत है, इस प्रांत का, सुजाउद्दौला जो अवध प्रांत है, इस प्रांत का अवध प्रांत की रक्षा की जिम्मेदारी, कंपनी ने उठाई। कंपनी कहता है कि
आप मुझे 50 लाख रुपए एक खजाने के रूप में दे दो और इलाहाबाद प्रांत मुगल 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 सम्राट शाह आलम भूटिया को दे दो, और अवध पे अवध पे कोई बाहरी आक्रमणकारी लोग अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी अगर अवध प्रांत में हमला करते हैं, या कोई भी अगर अवध प्रांत से आपको हटाने की कोशिश करता है, तो हम लोग आपका रक्षा करेंगे, और इसके बदले में जो रक्षा व्यय आएगा, जो रक्षा करने के लिए जो खर्चे होंगे, वह आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये अगर मैं आपका प्रांत को रक्षा करते हैं, बाहरी आक्रांताओं से रक्षा करते हैं, इसमें जो खर्च आएंगे, वो खर्च और प्रांत के नवाब को उठाना पड़ेगा। इन बातों को क्लाइव ने इस इलाहाबाद की संधि में रखी, और नवाब ने स्वीकार भी किया। लेकिन बात होती है, इलाहाबाद की संधि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इलाहाबाद की संधि को इतना महत्व दिया जाता है? हम इस बात को देखते हैं, इलाहाबाद की संधि को क्यों अब कहते हैं, इसका महत्व क्या है? जो संधि में जो प्रस्ताव रखे गए हैं, इस प्रस्ताव का महत्व इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसको इतना यह महत्वपूर्ण क्यों था? हमारे लिए नहीं, उस कंपनी के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो पहला यही वो संधि थी, यही बक्सर की युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, यही संधि निर्धारित करती है कि कंपनी अब विदेशी नहीं है, कंपनी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गया। कंपनी एक संवैधानिक रूप से, क्योंकि मुगल सम्राट ने बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार वैधानिक रूप से कंपनी को दे दी थी। ठीक है, तो कंपनी को सत्ता में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। वह कंपनी जो अभी विदेशी थी, सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी बंगाल प्रांत और भारत में, वह कंपनी अब बंगाल का दीवानी अधिकार उसको मिल गया। एक सुबेदारी अधिकार था, एक दीवानी अधिकार था। दीवानी का अधिकार उसको मिल गया। अब बताइए, वो कंपनी को एक सत्ता में संवैधानिक अधिकार मिल गया। दूसरा, भारत विजय की ओर अग्रसर। ये भारत विजय की कंपनी अग्रसर होती है। वो कंपनी एक व्यापारिक रूप में आई थी, उसको संवैधानिक अधिकार मिलता है, वो भारत विजय की ओर अग्रसर होती है, और उसका हिम्मत बढ़ गया, हौसला बढ़ गया, पूरा बंगाल में उसका अधिकार हो गया। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होता है। तीसरा पॉइंट, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। यह वही एक निर्णायक युद्ध था, बक्सर में युद्ध, इलाहाबाद की संधि, जो बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। अब बात होती है द्वैध शासन क्या होता है, तो आइए हम समझते हैं कि द्वैध शासन क्या होता है। देखिए, बात होती है द्वैध शासन, ठीक है, बात होती है द्वैध शासन, तो पहले इसको मिटा लें। देखिए, बात होती है द्वैध शासन का। द्वैध शासन कहाँ है? बंगाल में है। अब बात आती है कैसे। इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ है। कैसे हुआ, इसको देखना है। देखिए, एक था बंगाल का नवाब, बंगाल का जो सूबेदार था, जो बाद में नवाब बने, उसको नवाब कहा जाने लगा। तो देखिए, एक हो गया बंगाल का नवाब, एक हो गया दीवान,
एक हो गया बंगाल का नवाब, एक हो गया बंगाल का दीवान। इस पे बंगाल के नजमुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे नजमुद्दौला, उनका अधिकार था। नजमुद्दौला, देखिए ये हो गया नजमुद्दौला, बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, और दीवान कौन थी? कंपनी। देखिए बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला और दीवान कौन थी? कंपनी। बंगाल एक प्रांत है, वहां पे एक भारतीय के शासन, एक विदेशी कंपनी का शासन, द्वैध शासन की शुरुआत। समझ रहे हैं आप लोग? बंगाल में एक भारतीय व्यक्ति के शासन, एक कंपनी का शासन जो विदेशी कंपनी है। बंगाल एक प्रांत है, एक प्रांत में दो शक्तियों का स्थापना, दो शक्तियों का यहाँ पे शासन, प्रशासन ही द्वैध शासन है। अब बात होती है इस द्वैध शासन को कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं कि द्वैध शासन ही था। ठीक है, हम ही समझते हैं। देखिए जो नजमुद्दौला था, देखिए कैसे द्वैध शासन में होता है। जो नजमुद्दौला था इसके पास अधिकार थे, इसके पास संवैधानिक अधिकार थे, इसके पास संवैधानिक अधिकार थे, संवैधानिक अधिकार थे। लेकिन इसके पास संवैधानिक अधिकार थे कि नवाब था, बंगाल का नवाब जो सर्वसर्व होता है, बंगाल का नवाब जो पूरा प्रशासन उसके कंट्रोल में होता है, इसके पास संवैधानिक अधिकार तो थे, नवाब था, लेकिन शक्ति नहीं थी, क्योंकि एक कठपुतली के रूप में यहाँ पर बैठाया गया गद्दी पे, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। अब देखिए कंपनी संवैधानिक अधिकार इसके पास नहीं था, इसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं था, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं था, लेकिन शक्ति थी। अब आता है कैसे? देखिए बंगाल में 1765 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, जो बंगाल में शासन होता है द्वैध शासन होता है। द्वैध शासन का मतलब होता है कि नजमुद्दौला सिर्फ नाम का नवाब है, इसकी सारी शक्तियां कंपनी के पास है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में नवाब नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नजमुद्दौला के पास नवाब के रूप में जितनी शक्तियां होनी चाहिए, पूरे बंगाल को कंट्रोल करने की शक्तियां होनी चाहिए, वो इसके पास नजमुद्दौला के पास नहीं है। लेकिन नजमुद्दौला सिर्फ संवैधानिक अधिकार है कि हाँ ठीक है आप नवाब हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास है, कंपनी शासन कर रही है। संवैधानिक अधिकार, इसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवहार में इसके पास शक्ति बहुत ज्यादा है। इससे इस नवाब से इस दीवान का शक्ति काफी बढ़ गया, इस दीवान का शक्ति काफी बढ़ गया, इस नवाब का शक्ति काफी कम हो गया। इसको कहते हैं द्वैध शासन। बंगाल में दो पद हैं, लेकिन शासन किसका चल रहा है? कंपनी का शासन चल रहा है, इस नवाब का शासन नहीं चल रहा है, नवाब बस नाम का है। इसको कहते हैं द्वैध शासन की शुरुआत। एक प्रांत में दो शक्तियों का शुरुआत, एक प्रांत में नवाब का अलग शासन चल रहा था और कंपनी का अलग, और कुल मिलाकर इस नवाब का भी अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिया था। इसको कहते हैं द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन कब तक चलता है? तो 1765 से 1773 तक बंगाल में द्वैध शासन रहता है। जब वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का नवाब बनता है, उसके बाद से वह द्वैध शासन को समाप्त करता है और प्रत्यक्ष रूप से खुद शासन करता है। कहता है कि बंगाल में अब नवाब की शक्ति नहीं चलेगी, नवाब रहेगा ही, नवाब की पद की आवश्यकता ही नहीं है, बंगाल में कंपनी का शासन होगा। और बंगाल में द्वैध शासन जो द्वैध शासन चल रहा था, द्वैध शासन को समाप्त करता है। कहता है कि नहीं, एक ही सत्ता में एक ही शासन का स्थापना होगी, वो थी कंपनी का शासन। इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि का द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, द्वैध शासन।
द्वैध शासन की समाप्ति कब होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि द्वैध शासन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि द्वैध शासन क्या होता है, बक्सर की युद्ध कैसे हुई, बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप जो द्वैध शासन की शुरुआत होती है, इसके बारे में हम समझे। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जब वारेन हेस्टिंग का आगमन होता है और कंपनी के जो बंगाल में जो कंपनी की सत्ता स्थापित हुई है, काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक धन संपत्ति वहाँ से बंगाल से लूट रहे हैं और लूट कर यूरोप ले जा रहे हैं या फिर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन सरकार ने इस कंपनी को पाबंदी लगाना स्टार्ट करती है। अभी तो ब्रिटेन की सरकार थी, वो समझ रही थी कि नहीं, जो ये लोग हैं, जो ये कंपनी आई हुई है यहाँ पे, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए गई हुई है, क्योंकि उनको व्यापार का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब कंपनी यहाँ की शासन व्यवस्था में अपने अधिकार जमा ली, यहाँ पे पैठ जमा ली, तो कैसे किस प्रकार ब्रिटेन सरकार ने इन लोगों को पाबंदी लगाने की वहाँ से एक पारित करता है। ठीक है, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।